वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, करंट और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। और ये टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस का भी टॉपिक है एक तरह से और करंट का भी टॉपिक है। दिस इज आरसी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए हैं, जेई मेंस से लेकर के जेई एडवांस तक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एकेडमिक्स में नहीं है। सबसे पहले नोट कर लें कि नॉट इन एकेडमिक्स, जो भी मैं फॉर्मूले ड्राइव करवाने वाला हूँ आपके स्कूल एग्जाम से नहीं पूछे जाएंगे, बट आईआईटी में और नीट में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा खासा टॉपिक लोगों को परेशान करता है, मेडिकल के बच्चों को तो बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पे लॉग भी आ जाता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी आता है, कुछ मैथ्स के फंक्शंस की बातें हो जाती हैं। बट कोई नहीं, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा आपको बेसिक पता है लॉग के बारे में और एक्सपोनेंशियल के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और ऐसे आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स की हुई हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझते हैं क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, साथ में एक बैटरी है और एक मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस मैंने इसको अलग से दिखाया है ना, दिस आर रेजिस्टेंस। ये हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये एक सर्किट बना हुआ है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे एक कैपेसिटर को एक बैटरी के हेल्प से चार्ज करना है और बीच में मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब भी आप किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करते हो तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टिंग वायर्स का हो सकता है, और अपना कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है जो उसके बीच में डायरेक्ट्रिक भरा होता है। कभी कभी उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो होता है कि यार, मैंने आपको बताया था पुरानी क्लासेस में कि अगर मैं एक कैपेसिटर को, है ना, अगर मैं कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दूं ऐसे, जब मैं बिल्कुल आइडियल कैपेसिटर की बात करता था, व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो मैं आपको बताता था कि यहाँ से ऐसे प्लस चार्ज फ्लो करता है, ऐसे यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस आता है। और उसके बाद क्या होता है, जब बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ये फर्दर आने वाले चार्ज को वापस भेज देता है, इधर आने नहीं देता है। ये नेगेटिव प्लेट इस फर्दर आने वाले चार्ज को वापस भेज देगी, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए, ठीक है। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये कैपेसिटर में लगा देगा और फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। क्या बोला मैंने, आप नोट कर सकते हो कि व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। जितना इसका ईएमएफ होता है इतना ही वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, अगर सब कुछ आइडियल है तो, एंड करंट स्टॉप्स, ठीक है। लेकिन ऐसा होने में इट टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि आपने स्विच को बंद किया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम नॉर्मल बातें करते हैं, ये तो बहुत ही आइडियल बात हो गई। नॉर्मल बात ये होती है कि अगर आपने स्विच को बंद किया ना, तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगी, इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, ठीक, और वो चार्ज मतलब इसमें एक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसको अपोज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने स्विच बंद किया और स्विच को बंद करते ही करते क्या हुआ कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अभी मुझसे पहले की बात कर रहे हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है ना, इट टेक सम टाइम, तो सर्किट में करंट कितनी होगी, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ये सब बातें हमें यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, किरचॉफ्स रूल का ये एग्जाम्पल है। तो चार्जिंग जो कैपेसिटर की होती है वो स्लो होती है, तुरंत चार्ज नहीं होता है। पहला बात समझ लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चार्जिंग इज स्लो, जो कि शायद मैंने आपको पहले बताया भी था। चलो भाई, सब कुछ वेरिएबल है यहाँ पे, क्यों वेरिएबल नहीं होगा? जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी, कैपेसिटर पे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा। जब कैपेसिटर पे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होगा, वो बैटरी को अपोज मारेगा, करंट कम होगी, सब कुछ वेरिएबल होगा। तो मैं किसी टाइम टी की बात करता हूँ, एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है। कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ चुका है,
इट्स से प्लस क्यू, है ना, पॉजिटिव प्लेट पे, और नेगेटिव प्लेट दिस चार्ज इज माइनस क्यू। और आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मतलब स्विच को बंद करने के बाद, एंड दिस करंट आई इन द सर्किट, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, ठीक है, और कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो चुका, प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ऐसा है, अब हमें फाइंड क्या करना है ना, मैं बता दूं, मैं क्यू और आई फाइंड करने, क्यू एंड आई हमें निकालने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लिख लो आप, पता रहे कि कर क्या रहे हैं, चार्ज एंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले ये देखते हैं कि किरचॉफ रूल से इक्वेशन लिखते हैं, इसमें लूप में घूमते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट आप सबको पता है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे जंप करूँगा। तो जब भी मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे आऊँगा, अगर आपको किरचॉफ रूल क्लियर नहीं है तो आप मेरा वीडियो दोबारा देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। दिस प्लस ई, ये आ गया, फिर मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ से भागता 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 मैं यहाँ पे आ गया, मुझे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे ली, पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। फिर मैं रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, और जब मैं रेजिस्टेंस में मूव करूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप सबको पता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ से यहाँ जाने पे इट विल डिक्रीज एंड दिस विल बी माइनस आई आर विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो भाई ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई इसकी किरचॉफ रूल से। अब इसी को मैं इंटीग्रेट मार के निकालना है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे देखो आप, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो कौन कौन वेरिएबल है भाई, ई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है ना, क्यू और आई वेरिएबल है, लेकिन हमें टाइम इंट्रोड्यूस करना है ना, हमें यहाँ पे टाइम इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें सब कुछ टाइम का फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो आप, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बाई डेफिनेशन आप सबको पता है ना भाई, जिस रेट से कैपेसिटर पे चार्ज जा रहा होगा ना, अभी यहाँ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे लिखते हैं भाई। तो क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू मतलब प्लस क्यू विच इज चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, वो चार्ज यहाँ से फ्लो करता हुआ ऐसे जा रहा है, समझे। तो जिस रेट से ये चार्ज आ रहा होगा, मेरी बातों पर ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जिस रेट से कैपेसिटर की इस प्लेट पे ये चार्ज बिल्डअप हो रहा है, आ रहा है ना, एग्जैक्टली उसी रेट से ये चार्ज इस वायर पे फ्लो कर रहा है, कि भाई जो इस पे चार्ज आएगा वो इस वायर से तो आएगा। तो क्या बोला मैंने कि जिस रेट से इस कैपेसिटर पे चार्ज बिल्डअप हो रहा है, आ रहा है, एग्जैक्टली उसी रेट से ये चार्ज इस वायर में फ्लो कर रहा होगा, है ना। और आप सबको पता है कि किसी वायर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू करंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देख लेना भाई, डी क्यू बाई डी टी इज क्या, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ buildup of charge on positive plate of capacitor, ठीक है। जिस रेट से उसमें चार्ज बिल्डअप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी। और उसी रेट से क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि चार्ज यहीं से आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड वायर, उसी रेट से इस वायर में फ्लो भी कर रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू करंट इन द वायर, समझा। तो ये हमारी क्या होगी, दिस इज करंट इन द वायर। पहली इक्वेशन ये थी, और हमारी जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो दिस E माइनस क्यू बाई सी माइनस R, और I के प्लेस पे वी कैन राइट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से आपको पता चलेगा ई सी माइनस क्यू, इसको साथ से लिखते हैं, इंटीग्रेट मारना है यार। अब समझो मैं कर क्या रहा हूँ, सुनो ये कहानी समझो। अब यहाँ पे
मेरे पास दो वेरिएबल है, चार्ज और टाइम, है ना। मुझे इंटीग्रेट मारना है और आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन करने में आपको वेरिएबल्स को अलग करना होता है। अभी आप 12th की शुरुआत में हो, बहुत से बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई ड्रॉपर स्टूडेंट बैठा हो, है ना, जिसने इंटीग्रेशन पढ़ लिया हो, है ना, उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो 12th के बच्चे समझें जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, या मेडिकल वालों को भी समझना है डेरिवेशन, ठीक है, कि हमें वेरिएबल्स को अलग करना होता है। तो देखो मैं dq और q को एक साइड लाने की कोशिश करूँगा और dt को एक साइड लाने की कोशिश करूँगा, और इस तरह से मैं उसको लिखूँगा कि जिससे मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो EC माइनस क्यू बाई सी, इसको मैं उधर ले गया, दिस इज r dq बाई dt, ये आ गया, ठीक है। मुझे पता है dq और q को एक साइड लाना है, तो मैं लिखूँगा dq अपॉन EC माइनस क्यू इज इक्वल टू dt बाई आर सी, dq बाई EC माइनस क्यू इज इक्वल टू dt बाई आर सी। ये मैंने दोनों वेरिएबल्स अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब आप सबको पता है क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको इंडिकेशन का साइन लगाना होता है जस्ट, ठीक है, और लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। तो लिमिट आप बताओ क्या लगेगी यहाँ पे लिमिट, कौन कौन वेरिएबल है, टाइम और चार्ज। तो व्हेन टाइम इज 0 लिख लेना आप कॉपी में, व्हेन टाइम इज 0 चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज 0। तो व्हेन टाइम इज 0 दिस चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज 0। आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q। मैंने लिमिट लगा दी। अभी बात इंटीग्रेशन के बाद आपको समझ में आएगी, बट मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, और जो मेडिकल के बच्चे बैठे हैं वो तो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, क्योंकि वो उनके लिए ये इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद ये बात बहुत छोटी सी हो जाती है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस bx। खैर अभी तो सभी को समझना है, क्योंकि ये आगे भी आएगा कई जगह इस तरह का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप सबको बता चुका हूँ कि ये होता है 1 अपॉन b एंड log a प्लस bx, ये होता है। तो नेचुरल लॉग होता है, बेस ई लगा देता हूँ, या आप ln लिख सकते हो, दिस इज नेचुरल लॉग a प्लस b। ये इंटीग्रेशन होता है, इससे पीछा नहीं छूटेगा भाई, मेडिकल वाले बच्चों का भी, इंजीनियरिंग वालों का, तो ये स्टैंडर्ड होता है, ये आपको भी रटा होना चाहिए, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो चलो भाई इसको इंटीग्रेट मारते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इंटीग्रेट मारने पे आपको पता चलेगा कि इससे आप रिलेट करिए, है ना। तो a के प्लेस पे EC है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a के प्लेस पे EC है, और x के प्लेस पे b है। यहाँ पे x था, सॉरी यहाँ पे x था, यहाँ पे q है, तो x के प्लेस पे q हो गया। यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे ये -1 है, तो b इज इक्वल टू -1 लिख लो। मेडिकल के बच्चों में जानता हूँ बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर मार दिया, ये इसी कांस्टेंट a हो गया, x की जगह q आ गया यहाँ पे -1 है, वहाँ पे b है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिट करूँगा तो मुझे पता चलेगा 1 अपॉन b, तो 1 अपॉन -1 एंड नेचुरल लॉग EC -2, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, या बोले तो माइनस लॉग EC -2, ठीक है। और इधर का इंटीग्रेशन देखें तो 1/RC तो बाहर आ जाएगा, 1/RC बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, दिस इज t। अब लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे 0 से t, और यहाँ पे लिमिट लगेगी हमारी 0 से q। अपर लिमिट पुट करते हैं -log AC -q, अपर लिमिट लिख दी मैंने, माइनस, अब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट लिखता हूँ, तो -log EC -0, q के प्लेस पे 0 आ गया, दिस इज 1/RC, और यहाँ पे दिस t -0, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो log EC हो जाएगा ये, एंड माइनस दिस log EC -q, एंड दिस इज t/RC। log n माइनस log n लगा देते हैं, तो दिस विल बी log
m/n EC माइनस क्यू इज इक्वल टू T/RC। EC बाय EC माइनस क्यू इज इक्वल टू E पावर T/RC। अब लॉग जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आता है, फिर मेडिकल के बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। मैं बता दूँ, इससे आपको सीखना है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं मेडिकल वाले बच्चों का, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा हो log x ऑन बेस a इज इक्वल टू y, तो लॉग की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से जो x होता है a की पावर y होता है, जो x होता है वो a की पावर y होता है। ये रेडियो एक्टिविटी में भी आएगा, ठीक है। तो जब मैंने लॉग हटाया यहाँ पे, तो ये x था हमारा, ये x था, इसका बेस कितना था, इसका बेस e था, और ये हमारा y हो गया। तो अगर x निकालोगे तो दिस विल बी a पावर y, यहाँ पे e की पावर दिस, ठीक है। क्यों निकालना है, इसको उल्टा कर देते हैं। तो EC माइनस क्यू बाई EC इज इक्वल टू E पावर माइनस T/RC, इसको उल्टा कर दिया। तो दिस इज 1 माइनस क्यू बाई EC इज इक्वल टू E पावर माइनस T/RC। और यहाँ से आप निकाल देखिए क्यों कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे आप फर्दर तो आपको पता चलेगा क्यू इज इक्वल टू CE 1 माइनस E पावर माइनस T/RC। दिस इज वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम ऑन कैपेसिटर। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, समझे। और इस फॉर्मूले के बिना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली हैं। तो ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है कि जो चार्ज है कैपेसिटर पे, है ना, वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है। तो ये E पावर माइनस x टाइप का वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल आप लोग ग्राफ वगैरह पढ़ भी रहे हो, मुझे लग रहा है मैथ्स में, है ना। तो फंक्शंस चल रहा है सभी का। तो अब यहाँ तक तो मेडिकल के बच्चों को करना ही है, ठीक है। इसके बाद का भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना है इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अगर मेडिकल के बच्चों को समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, ग्राफ नहीं समझ में आता है तो इट्स ओके। इंजीनियरिंग वालों को तो ग्राफ समझना पड़ेगा क्योंकि उनके में इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे Q वर्सेस T का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे एक ग्राफ बना के दिखाओ, y इज इक्वल टू a 1 माइनस E पावर bx। देखो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ ना, ये है ना, ये C को मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। ये 1 माइनस E पावर माइनस bx, ठीक है। मुझे y का ग्राफ बनाना है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं E पावर माइनस x का ग्राफ बनाऊंगा। मेडिकल के बच्चे भी समझें, बाकी तो समझ नहीं है। ये E पावर माइनस x का ग्राफ होता है, E पावर माइनस। अब ये सब मैथ्स की बातें नहीं होंगी, बस ये होता है, आपको पता होना भी चाहिए। C पावर माइनस x का ग्राफ होता है, ठीक है। फिर मैं इसमें अगर माइनस bx करूँगा तो उसका ग्राफ भी मोर और लेस ऐसा ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा वो कॉम्प्रेस और वो एक्सपैंड हो जाता है। एक माइनस लगा देते हैं, तो आप माइनस लगाओगे, है ना, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो माइनस लगाने पे ग्राफ कुछ थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। तो ये ग्राफ जो हमारा होगा इट विल बी लाइक दिस, है ना। यही पावर माइनस बी एक्स का ग्राफ हो गया। एक माइनस लगा दोगे तो जो हमारा ये ग्राफ आएगा, ये आएगा माइनस ई पावर माइनस बी एक्स का ग्राफ। तो ये ई पावर माइनस बी एक्स का ग्राफ था, मैंने माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने आपको पता है सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाती है, तो ग्राफ नीचे आ गया। अब इसमें 1 ऐड कर दो, तो जब मैं, और ये ग्राफ एक्चुअली 0 पे जा रहा होता है, पता है ना आपको, ग्राफ 0 पे जा रहा होता है। जब इसमें 1 ऐड करूँगा, क्योंकि 1 माइनस ई पावर माइनस बी एक्स का ग्राफ बनाना है, तो 1 ऐड करने पे हर वैल्यू एक एक ऊपर चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू 0 पे जा रही थी, जब इसको 1 ऊपर करोगे तो ये 1 पे चली जाएगी, ठीक है। ये आप सबको पता होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है ना। कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ यहाँ पे, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, ई पावर 0 आएगा, +1 होगा, ये दिस विल बी -1। तो मुझे इस ग्राफ को 1 उठा देना है। 1 उठाऊंगा तो ये पॉइंट 0 पे चला जाएगा और 0 वाला पॉइंट 1 पे चला जाएगा।
तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास 1 माइनस ई पावर माइनस बी एक्स टाइप का फंक्शन है जो कि फिजिक्स में कई जगह आएगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये याद कर लो यार, ये स्टैंडर्ड होता है 1 माइनस ई पावर माइनस बी एक्स। और ये जा कहाँ पे रहा है भाई, ये 1 की तरफ जा रहा है, बट 1 को टच नहीं करेगा। पता है जैसे वो 0 को टच नहीं करता था ना, वो 0 को टच नहीं करता था, मैंने 1 बढ़ा दिया तो ये जाके 1 को टच नहीं करेगा। एंड ये इसका ग्राफ बन गया 1 माइनस ई पावर माइनस बी एक्स का। ठीक है, तो अगर मैं अब ए बाहर था तो आप ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबको पता है कि जब किसी ग्राफ में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो उसका शेप चेंज नहीं करता है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, शेप वही रहता है, थोड़ा सा या तो बढ़ जाएगा अगर वो नंबर के हमारा पॉजिटिव है, या वो थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक शेप उसका वैसा ही रहता है। खैर, तो अगर मैं इसी लॉजिक से इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा यार कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी हमने देखा है ना, कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा लाइक दिस, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो ये लाइन कभी एसिम्प्टोट बन जाएगी इसकी, इसको टच नहीं करेगी। पता है ये लाइन ये कभी भी एक फिक्स लाइन को टच नहीं करेगा, ऑलवेज टेंडिंग टू दिस लाइन। ठीक है, और ये Q है, ये T है, पता चलता है यार ये CE, ये CE होता है दिस चार्ज, ये कभी इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, C को कभी कभी Q नॉट भी लिख देते हैं, CE को कभी कभी Q नॉट भी लिख देते हैं, क्योंकि फाइनली जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, फाइनली सोचो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसके क्रॉस बैटरी का सारा वोल्टेज आ जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, करंट स्टॉप्स। हालांकि मैं फिर अभी बताने वाला हूँ कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड देयर इज नो करंट इन द सर्किट, बता चुका मैं आपको, है ना। और बैटरी का सारा वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस हो जाता है। तो बैटरी का वोल्टेज E था, तो अगर वो कैपेसिटर के क्रॉस आएगा तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, Q इज CV CE, इसलिए इसको Q नॉट लिख देते हैं। और इसका मतलब होता है, Q नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। लिख लेना भाई, Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। समझे, इसको सबको ट्रांजिएंट बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट है। जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट, फिर वो फुली चार्ज होता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, Q वर्सेस T का ग्राफ फॉर दिस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इस ग्राफ में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, है ना, कि फाइनली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर को कितना टाइम लगता है चार्ज होने में। मेरा चार्ज होने से क्या मतलब है, मेरा चार्ज होने से ये मतलब है कि कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो आप, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटर की ताकत बढ़ रही है। ताकत से मेरा मतलब है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, वो बैटरी को अपोज मार रहा है। तो एक सीन ऐसा आएगा कि कैपेसिटर पे एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज होगा जितना कि बैटरी का है, और करंट जीरो हो जाएगी। ऐसा कब होगा, ये ग्राफ को देख के बताओ आप कि कैपेसिटर पे ऐसा कब होगा। तो भाई पता ये चलता है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज CE है ना, विच इज Q नॉट, विच इज मैक्सिमम चार्ज। और कब आएगा, कब आएगा चार्ज, ये चार्ज तब आएगा व्हेन वोल्टेज, लिखते रहिए कॉपी में, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, तभी तो आएगा ना QC। तो भाई ये कभी आता ही नहीं है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि लाइन्स को कभी टच ही नहीं करती। पता है ये किसका ग्राफ है, Q वर्सेस T का ग्राफ है। तो हमको ये पता चलता है यार कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा Q आ रहा है वो कभी भी इसको टच ही नहीं करेगा, किसको, Q नॉट को। तो मतलब कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज होता ही नहीं है, समझ गए। तो उस पर चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कभी भी वो इस मैक्सिमम को टच नहीं करेगा। मैक्सिमम चार्ज कितना है इस पे, CE। बात सुनिए आपको, तो ऐसा बोलते हैं कि यार कैपेसिटर की चार्जिंग कभी कंप्लीट होती नहीं है, वो हमेशा चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है, बस हो जाता है 99.9999% हो जाता है, बट उसके बाद उसकी चार्जिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो स्टेडी स्टेट कभी नहीं आती प्रैक्टिकली, नो नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, कि स्टेडी स्टेट कभी नहीं आती। कैपेसिटर कभी फुली चार्ज होता ही नहीं है ना। प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो 99.99% हो गया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया Q वर्सेस T का ग्राफ, दिस इज CE। अब इसमें एक
चीज़ और बनती है हमारी, वेरिएशन ऑफ करंट। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, आरसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। आरसी की आप डायमेंशन सोचोगे क्या होगी? जो आरसी होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। वैसे भी देख लो आप, ई की पावर टी बाई आर सी लिखा है। पावर आपको पता है डायमेंशनलेस होती है, पावर डायमेंशनलेस होती है, तो टी बाई आर सी डायमेंशनलेस होगा। तो टी बाई आर सी डायमेंशनलेस होगा तो ये 1 के इक्वल आएगा, मतलब M0 L0 T0 एवरीथिंग इज 0, तो टी बाई आर सी 1 बन जाएगा। तो टी की डायमेंशन और आर सी की डायमेंशन दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम टॉ से लिखते हैं, तो टॉ इज आर सी। ठीक है भाई, तो कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं होता है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू चार्ज ए कैपेसिटर कंप्लीटली, ठीक है। तो कभी भी चार्ज उस पर फुल नहीं आ पाता, मतलब और भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज नेवर इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सब बातें सब एक ही बातें हैं। एंड व्हाट अबाउट करंट? अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, तो करंट भी सर्किट में जीरो नहीं होगी और रिड्यूस होती रहेगी, कम होती रहेगी, लेकिन करंट कभी जीरो नहीं होगी। तो अब हमारा अगला डिस्कशन करंट का ही है, ठीक है। लेकिन आप सोचो क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट लिख दिया, उसने बोला कैपेसिटर इज एट स्टेडी स्टेट, तो तुम दिमाग मत लगाना, फिर मत बोला कि सर ये स्टेडी स्टेट कैसे आ गई, तो आती नहीं भाई, लिख दिया तो आ गई, वो हो गया फुली चार्ज, ठीक है। उसको 4-5 साल लगा के छोड़ रखा होगा, फुली चार्ज हो गया होगा, वहाँ दिमाग बिल्कुल मत लगाना। अगर स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेडी स्टेट है यार, फिर कैपेसिटर फुली चार्ज है और सर्किट में करंट जीरो है ना, अदरवाइज उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या भाई, कि भाई करंट देखनी, करंट वेरिएशन ऑफ करंट। तो क्या देखा हमने, Q इज CE 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, या C लिख लेते हैं। तो व्हाट इज करंट? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन करंट इज dq बाई dt, तो d बाई डी टी ऑफ CE 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, C कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, दिस इज d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस, दिस इज d बाई डी टी ऑफ e पावर माइनस टी बाई आर सी, CE, ये ज़ीरो हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन, और e पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंजीनियरिंग वालों को तो याद रहता है, मेडिकल वालों को नहीं याद रहता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये होता है a e पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे, तो यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है, a के प्लेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे -1 बाई आर सी है, और x के प्लेस पे कौन है, x के प्लेस पे t है। तो जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ये वाला, तो मुझे पता चलेगा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a मतलब -1 बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये c से c कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो करंट इज e बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर, दिस इज करंट इन द सर्किट। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, e बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि I इज इक्वल टू ई बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, आपको ई बाई आर इज कॉन्स्टेंट है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसा ई पावर माइनस एक्स होता है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, वैसे ग्राफ हमारा इसका बनेगा e बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी, क्योंकि यहाँ भी ये वैल्यू हमारी इसी तरह की आ रही है। e पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है, e पावर माइनस का ग्राफ, तो इसका ग्राफ भी ऐसा चलेगा। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे ऐसे आएगा ग्राफ, व्हेन t इज 0, आप इसमें t को 0 पुट करो, व्हेन t इज 0 तो आपको पता चलेगा I इज इक्वल टू ई बाई आर और e पावर 0 विच इज़ 1। तो करंट कितनी होती है, दिस इज e बाई आर,
व्हेन टाइम इज 0। देन करंट डिक्रीज करती रहती है और ये कभी भी जाके 0 लाइन को टच नहीं करती है, समझे? तो करंट के बारे में आप क्या बोलोगे? करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, करंट इन द सर्किट इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है कि फिजिक्स में अगर कोई मतलब कहीं भी कोई e पावर माइनस एक्स के हिसाब से जब डिक्रीज होता है तो e पावर माइनस एक्स कभी 0 नहीं पहुंचता है, पता है? इसका मतलब हो गया 1/e पावर एक्स, और ये 0 तब होगा जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो। तो e पावर माइनस एक्स कभी 0 नहीं पहुंचता, ये हमेशा कम होता रहता। तो इसका मतलब सर्किट में करंट कभी भी 0 नहीं होती, समझे? तो कैपेसिटर कभी फुली चार्ज नहीं होता। फाइनली समझ लो आप कि आरसी सर्किट में कैपेसिटर कभी फुली चार्ज नहीं होता है। कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज कभी बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं आता, और सर्किट में जो करंट होती है वो कम होती रहती लेकिन कभी वो 0 नहीं पहुंचती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट चार्ज, अबाउट करंट। ठीक है, कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं होगा। तो आई का वेरिएशन आ गया, और इसको आई को आप ये भी लिख सकते हो e बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी था, इसको आई नॉट लिख दो। आई इज लो आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये कौन सी करंट है? ये वो करंट है जो टाइम 0 पे थी, e बाई आर। तो ये हमारा करंट का वेरिएशन बन जाएगा, आई नॉट इज टू ई बाई आर। तो शुरू में करंट मैक्सिमम होती है। अब ये भी देखो कि अगर बात की जाए करंट की, तो इसको भी नोट करिए, इन द बिगिनिंग करंट इज मैक्सिमम, दिस इज आई नॉट विच इज ई बाई आर। वाई मैक्सिमम? इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर के पास शुरू में चार्ज नहीं है। क्यों? अगर मैं इनिशियली बात करूं, मैं आपसे पूछूं यार इनिशियली क्या हो रहा है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे चार्ज 0 है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है? अरे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो इसका मतलब कैपेसिटर शुरू में बैटरी को अपोज नहीं कर पा रहा है। नो अपोजिशन फ्रॉम कैपेसिटर इन द बिगिनिंग व्हेन टाइम इज 0। तो भाई जो बैटरी का ईएमएफ था वो सारा का सारा कहाँ गया बताओ? भाई कैपेसिटर ने उसको अपोज ही नहीं किया, तो वो सारा का सारा ईएमएफ करंट फ्लो कराने में चला गया, और करंट आपकी बाई आर हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसे निकल के आ रही हैं, उनको लिख लेते हैं पहले, जो आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें कि बिगिनिंग में क्या होता है, इन द बिगिनिंग, इन द एंडिंग। एंडिंग तो कभी आती नहीं है, नेवर एंडिंग। कहते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो इन द बिगिनिंग अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू CE, एज्यूमिंग दैट कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट चार्ज। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना, तो दिस इज CE। तो करंट की बात हो गई, चार्ज करंट की बात करते हैं। इन द बिगिनिंग करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन फ्रॉम द कैपेसिटर। कैपेसिटर अपोज ही नहीं करता यार, तो बैटरी का सारा ईएमएफ कहाँ पे आ जाता है बताओ? या ऐसे बोल सकते हो कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, चार्ज 0 है तो कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज है ही नहीं, तो बैटरी का सारा वोल्टेज कहाँ गया? बैटरी का सारा वोल्टेज गया रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो करंट विल बी मैक्सिमम इन द बिगिनिंग, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट इज 0। पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल क्रॉस कैपेसिटर। तो इन द बिगिनिंग एज देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल इज 0, एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी से कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट बिकम्स इक्वल टू ऑलमोस्ट E आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मान लेते हैं स्टेडी स्टेट, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम को हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड VC, व्हाट इज VR? VR मतलब वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस। तो शुरू में करंट इज मैक्सिमम, है ना, आपको पता ना ये IR होता है। व्हाट इज करंट इन द बिगिनिंग? बिगिनिंग करंट इज E बाई आर, तो दिस इज इक्वल टू E। मतलब बैटरी का सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। भाई दोनों में बटेगा ना, दे आर इन सीरीज। तो बैटरी का जो सारा वोल्टेज है वो आप देख रहे हो E पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया, ठीक है। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एज देयर इज नो करंट, एज देयर इज नो करंट, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल 0 जाता है। ये दोनों बांट रहे हैं, कौन? कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों मिलकर बांट रहे हैं वोल्टेज को।
ठीक है। तो शुरू में इसके पास नहीं है, सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस ने ले लिया, ठीक है, शुरू में सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस ने लिया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट जीरो हो गई, इसमें वोल्टेज जीरो हो गया और सारा वोल्टेज कैपेसिटर ने ले लिया, ठीक है। अब वोल्टेज का भी लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर ये आपसे को पूछता है व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो आप सबको पता है Q is CE 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। वोल्टेज होता है Q बाई सी, इसको डिवाइड मारते हैं तो दिस विल बी E 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। इसमें आप t को 0 पुट कर दो, जो आप t को 0 पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि V इज इक्वल टू, t को 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आप t को इनफाइनाइट पुट करोगे, समझे, e पावर जो माइनस इनफाइनाइट होता है अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। जब आप t को इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और v e के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ तो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हमारा चार्ज का ग्राफ बना है, बिल्कुल वैसे ग्राफ इसका भी बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ VC वर्सेस T एंड दिस इज। तो क्या समझ में आया कि कुछ एक बार चेक कर लेना भाई, मैंने t को 0 पुट किया था यहाँ पे तो v 0 आ गया था, समझे। फिर मैं t को इनफाइनाइट पुट किया, इनफाइनाइट पुट करने पे v e के इक्वल आ गया। तो शुरू में वोल्टेज 0 होता है और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता रहता है, कभी भी e के बराबर नहीं हो पाता। क्या कह सकते हो, e के बराबर कब होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट टाइम, दिस इज इक्वल टू e। तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। फिर बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ की बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो हमको पता चलेगा कि दिस इज आई आर, आई हम लोग निकाल चुके हैं, e बाई आर, ई पावर माइनस टी बाई आर सी, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर मैं यहाँ पे t को 0 पुट कर दूँ, e की पावर 0 1 हो जाएगा तो वी आर इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अगर मैं t को इन्फाइनाइट पुट कर दूँ, e पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो वी आर 0 हो जाएगा। कब, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का ग्राफ है, e पावर माइनस एक्स। तो अगर ये सब बातें मैं कंबाइन करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, यहाँ बनाता हूँ ग्राफ इसका कि इन द बिगिनिंग वोल्टेज इज इक्वल टू ई। मैंने आपको बोला ना कि सारा वोल्टेज शुरुआत में किसके क्रॉस आता है, सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस आता है। बैटरी में कुछ भी वोल्टेज नहीं होता है क्योंकि बैटरी में चार्ज ही नहीं है, मैक्सिमम देन डिक्रीज हो रहा है यार, और ये 0 कभी पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इन द बिगिनिंग दिस इज इक्वल टू ई, तो बैटरी का सारा वोल्टेज है एंड देन इट कीप्स डिक्रीजिंग। तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि शुरू में कितना चार्ज है, कितना करंट है, किसके पास कितना वोल्टेज है, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। इस पर बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। टाइम कांस्टेंट की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, लिख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। तो Q का फॉर्मूला क्या था, Q का फॉर्मूला आया था Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी को मैं टॉ लिख सकता हूँ, इसका सिंबल होता है तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टॉ को डिक्रीज करूं, देखना आप, अगर मैं टॉ को डिक्रीज करूं तो टॉ को डिक्रीज करने पे टी बाई टॉ क्या होगा बताइए, टी बाई टॉ बढ़ जाएगा, ठीक है, टी बाई टॉ बढ़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर टी बाई टॉ, 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर टी बाई टॉ। तो टी बाई टॉ बढ़ गया, अगर ये बढ़ गया तो ये वैल्यू इसके बढ़ने पे ये ओवरऑल कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो 1 माइनस है ना, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन ई पावर टी बाई टॉ, इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा
तो जो 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर टी बाई टो है ये इट विल इंक्रीज। क्या समझ में आ गया? अगर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है ना, अगर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम कर दिया जाए तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसको ग्राफ में बताया जाए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा चार्जिंग उतनी रैपिड होगी। इसको नोट करो आप, टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा चार्जिंग विल बी रैपिड। देखो एक ये कैपेसिटर है, दिस इज Q0, ये चार्ज हो रहा है। एक और कैपेसिटर है जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, अगर उसका टाइम कांस्टेंट कम है तो वो और जल्दी चार्ज होएगा, और कम होगा तो ऐसे हो जाएगा, दिस τ1 दिस τ2 दिस τ3। तो सबसे कम τ1 होगा, फिर τ2 फिर τ3। तो जितना टाइम कांस्टेंट कम होता है आप अपने मैक्सिमम चार्ज पे उतनी जल्दी आ जाओगे। देखो जितना आपका टॉ कम होगा आप उतनी जल्दी अपने मैक्सिमम चार्ज को आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो नोट कर लेना कि हायर द लोअर द टाइम कांस्टेंट रैपिड विल बी चार्जिंग, बहुत ही तेज़ी से उसको चार्ज करेगा। समझ गया आप? ये थोड़ा लेट चार्ज हो रहा है, ये उससे जल्दी चार्ज हो रहा है, ये बहुत तेज़ चार्ज हो रहा है, इसलिए इसका τ1 सबसे कम होगा।